कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले और दूसरे भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी सुन सकते हैं। रागिनी को थोड़ा सा धक्का सा लगा विनय का ऐसा व्यवहार देखकर। नई नवेली दुल्हन की रात भर की रोई और जागी आंखें लाल हो गई थी। जब कमरे से बाहर निकली तो लगभग घर के जो थोड़े बहुत मेहमान बचे थे वह सभी सो रहे थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने कहा, अरे देखो तो नई बहू कितनी चमकीली है। अभी सभी यहाँ सो रहे हैं और वो नहा धोकर तैयार होकर भी आ गई। इतने में किसी ने ठिठोली लेते हुए कहा, अरे नानी रहने दीजिए, वो तो सोई ही ना होगी रात भर। और कमरा ठहाकों से गूंज पड़ा। सभी औरतें छेड़खानी करने लगी थी। फिर उस कमरे में जहाँ पर लाइन से गद्दे बिछाए हुए थे सभी ने थोड़ा सा सरक कर जगह बनाई और बोला, रागिनी यहाँ आ जाओ। रागिनी वहाँ जाकर बैठ गई। पर्दा प्रथा का हमेशा से विरोध करने वाली रागिनी आज खुद लंबा सा घूंघट ली हुई अपना चेहरा ढक कर बैठी थी। शायद आज ये रिवाज उसे कुछ ज़्यादा ही भा रहा था। उसके खुद के आंसुओं को छिपाने के लिए आज उसे ये पर्दा प्रथा भी ठीक लग रही थी। बातों का दौर चलता रहा। फिर सासू माँ ने कहा, रागिनी आज तुम्हारी पहली रसोई रहेगी, तुम जाकर सबके लिए चाय बना लो। तभी विनय की चचेरी बहन बोली, चलो भाभी मैं आपको आपके घर की रसोई दिखा देती हूँ। रागिनी उठकर अपनी ननद के साथ अंदर रसोई में चली गई। वो चाय बनाकर घर में जितने भी मेहमान थे सबको चाय देने लगी। तभी किसी ने बोला कि जाओ विनय को भी जाकर दे दो। रागिनी एकदम से सहम सी गई। तभी बुआ सास बोली, अरे जाओ जाओ शर्माओ नहीं, अब तो ये रोज का काम रहेगा। जाओ अपने हाथों से उसे पहले चाय पिला कर आओ। और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। रागिनी चाय लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मानो जैसे उसके पैरों में किसी ने बेड़ी डाल दी हो। वो कमरे की तरफ जाने से बच रही थी, पर फिर भी उसे आगे तो जाना ही था। अंदर गई तो उसने देखा कि विनय सिर पर हाथ रखे सोफे पर बैठे हैं। रागिनी ने चाय टेबल पर सामने लाकर रख दी और बोला, चाय पी लीजिए, और जाने को हुई। तभी विनय ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रागिनी सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरे ढंग से तुमसे बात की, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उस सॉरी ने जैसे मान लो रागिनी के अंदर आंसुओं का गुब्बार छोड़ दिया। रागिनी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। विनय ने कहा, रागिनी मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ, माफ़ कर दो यार, इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ है, बोलो माफ़ किया कि नहीं। रागिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। विनय ने बोला, आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि तुम्हें किसी बात का बुरा न लगे, बस 2-3 दिन और मुझे बर्दाश्त कर लो, फिर तो मैं बाहर ही चला जाऊंगा। इतना कहकर विनय चाय का प्याला उठाकर चाय पीने लगा। रागिनी को मानो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। 2-3 दिन बाद विनय की जाने की बात सुनकर उसका दिल मानो बैठा था। तभी रागिनी की आंखों से निकलता हुआ एक आंसू गालों से लुढ़कते हुए डायरी के पन्ने पर आ गया। रागिनी ने डायरी के पन्ने से आंसू हटाते हुए अपने अतीत से बाहर निकली और सोचा कि वो ये सब पुरानी बातें क्यों याद कर रही है। ना चाहते हुए भी उसे वो सब कुछ याद आ रहा था। याद आ रहा था कि जब वो पहली बार विदा होकर घर आई थी तब विनय तो घर में नहीं थे। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो ससुराल में पति न होने के कारण वो अपने मन की बात किससे कहती। एक दिन वो कुछ सब्जी काट रही थी, तब सासू माँ ने बोला, अरे 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 ये भाजी क्या ऐसे काटी जाती है, तुमने इसके डंठल कहाँ कर दिए। सत्यानाश कर दी पूरी भाजी, डंठल भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। तो रागिनी ने कहा, मम्मी जी माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था, मैंने अपने यहाँ ऐसे भाजी को काटते हुए देखा है तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी। रागिनी की बात को बीच में ही काटते हुए रागिनी की सास ने कहा, रागिनी एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो, अब अपने मायके की बात मायके में ही छोड़ कर आना। अगली बार मैं ये ना सुनूं कि मेरे मायके में ये होता था, मेरे मायके में वो होता था। अब तुम्हें मेरे हिसाब से मेरे घर में रहना होगा।
रागिनी के सास की आवाज़ में बहुत कड़कपन था, जिसे रागिनी महसूस कर पा रही थी कि मम्मी जी गुस्से में हैं। रागिनी ने कहा, मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी रागिनी की सास ने हाथ उठाकर चुप होने का इशारा करते हुए रागिनी से कहा, बस, मैंने एक बार बता दिया है कि अब दोबारा अपने मायके के नियम कानून मेरे घर में नहीं चलाना। जैसा मैं कहूँगी मेरे घर में बिल्कुल वैसा ही होगा। इतना कहकर वो रसोई से बाहर कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। आए महारानी को 4 दिन नहीं हुआ और अपने मायके के कानून जमाने लगी। रागिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गलती क्या थी। सिर्फ थोड़ी सी भाजी गलत कट जाने के कारण उसे इतना कुछ सुनने को मिल गया था। वो रसोई में अपना काम ही कर रही थी कि कुछ देर बाद बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई, रागिनी, रागिनी। रागिनी सब कुछ काम छोड़ छाड़ कर रसोई से बाहर भागी। देखा तो सासू माँ आंगन में कपड़ों के पास खड़ी हुई थी और बोली कि तुमने अपने कपड़े धुलकर नहीं डाले? विनय जी ने बताया था कि यहाँ कपड़े धोने के लिए बाई आती है। तो बीच में ही रागिनी की बात को काटते हुए रागिनी की सास ने कहा, बाई आती है पर वो सिर्फ तुम्हारे ससुर जी और मेरे कपड़े धोती है। बाकी मेरे बच्चे सब हॉस्टल चले गए, तो मैंने उससे बात करके नहीं रखी है कि उसे किसी और के भी कपड़े धोने होंगे। अगर अब वो तुम्हारे भी कपड़े धोने लग जाएगी तो अभी पैसे और मांगने लगेगी। तो अब ये गलती दोबारा मत करना, अपने कपड़े धोकर खुद डालना। रागिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो ये सोच रही थी कि क्या उसने गलत किया, क्या सही, समझ नहीं पा रही थी। यदि बाई उनके कपड़े धो सकती तो क्या रागिनी के नहीं? माँ और पिताजी ने शादी के बाद कहा था कि अब यही मेरा घर है और यही मेरे अपने लोग हैं। इन्हीं से मुझे अब बहुत सारा प्यार और अपनापन मिलेगा। पर यहाँ तो सब कुछ अलग था। वो मन ही मन सोचते हुए रसोई में आ गई। इतने में ही घर के बाहर बजते कार के हॉर्न ने रागिनी की सुध तोड़ी। रागिनी घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे और विनय शादी से वापस लौटकर घर आ गए थे। रागिनी ने जाकर दरवाज़ा खोला। विनय ने उसकी जगी हुई आंखों को देखकर कहा, तुम सोई नहीं? रात भर लगता है। तुम अभी भी माँ की बात को दिल से लगाए बैठी हो क्या? रागिनी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नींद ही नहीं आई। फिर रागिनी को याद आया कि वो तो डायरी अपने सोफे पर ही भूल आई थी, जिसमें उसने अपनी बहुत ही अनकही बातें जो किसी से ना कह पाती थी उसमें लिख रखी थी। वो भागकर कमरे में गई और डायरी को उठाकर अलमारी में रख दिया। फिर रागिनी ने विनय से पूछा, आपके लिए चाय बना दूं? विनय ने बोला, हाँ, 1 कप चाय पिला दो, फिर थोड़ा आराम करूँगा। रागिनी रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। रागिनी जब तक चाय बनाकर लाई तब तक विनय सोफे पर ही सो गए थे। रागिनी ने विनय को उठाना ठीक नहीं समझा। वो अंदर से एक चादर निकाल कर लाई और विनय को उड़ा दिया और रागिनी खुद भी अंदर जाकर लेट गई। सुबह के 6 बज रहे थे। रात भर की जागी रागिनी सुबह से फिर अपने कामों में लग गई। मम्मी जी, पापा जी शादी से वापस आ चुके थे। सुबह का 10 बज रहा था। तभी रागिनी की सास रसोई में कुछ लेने के लिए आई। तभी उसकी नज़र रसोई में सामने रखे एक डब्बे पर पड़ी जिसमें बेसन के गठिया भरे हुए थे। रागिनी की सास ने एकदम तमतमा कर बोला, ये परसों ही तो ससुर जी लाए थे तुम्हारे परी के लिए कि वो जल्दी खाना नहीं खाती तो कम से कम कुछ तो खाए। इतना सारा गठिया कहाँ चला गया? रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, वो मैंने कल थोड़ा बहुत नाश्ते में पापा जी को भी रख दिया था और शाम को विनय जी ने चाय के साथ थोड़े से गठिया खा लिए थे, इसीलिए कम हो गए हैं। तब रागिनी की सास ने कहा, तब भी विनय और विनय के पापा इतने सारे गठिया नहीं खा सकते, कहीं तुमने तो नहीं खा लिए? रागिनी एकदम स्तब्ध थी। उसने बोला, नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं खाए हैं। रागिनी की सास ने कहा, सुनो, मैं डिब्बे को आंखों से देखकर लगा लेती हूँ कि किसने खाया है किसने नहीं खाया है, तो तुम ध्यान रखना, तुम मत खाना इसे, ये सिर्फ परी के लिए आए हैं। और इतना कहकर रागिनी की सास बाहर चली गई, ये बड़बड़ाते हुए कि पता नहीं क्या जीभ है इसकी, कंट्रोल ही नहीं है, जब देखो तब खाना 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 बस। बोलते हुए वो रसोई से बाहर निकल गई। रागिनी आंखों में आंसू भरे थोड़ी देर खड़ी रह गई। वो सोच रही थी कि उसने तो ये खाया भी नहीं था, फिर भी उसको ये इल्ज़ाम दे दिया गया।
पर क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो कुछ अपने मन से या अपनी मर्जी से खा सके? उसने अपने गालों तक गिरते हुए आंसुओं को पोंछा और फिर वो सोचने लगी कि ये पहली बार तो नहीं है कि उन्होंने मुझे किसी खाने की चीज़ के लिए टोका है। फिर भी मुझे बुरा लग रहा है। अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए ना रागनी तेरी। रागनी खुद को कोसती हुई और अपने आंसू को पोंछती हुई सोचने लगी। सास की डांट ने उन सब बातों को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया जिन्हें वो भूल चुकी थी। खाने के ऊपर ताने सुनना तो जैसे उसके लिए रोज की बात थी। जब नई नई शादी होकर आई थी तब एक बार उसने सभी के लिए टमाटर सूप बनाया था। तब रागनी की सास ने रसोई में आकर पूछा कि ये क्या बना रही हो? तो रागनी बोली, मम्मी जी टमाटर सूप। तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि सूप बनाना है कि नहीं बनाना है। पता है टमाटर कितना महंगा चल रहा है अभी। आइंदा ध्यान रखना, कुछ भी बनाने से पहले एक बार हमसे जरूर पूछ लेना। रागनी ने कहा, जी मम्मी जी ध्यान रखूंगी। जैसे ही रागनी ने टोमेटो सूप बनाकर गैस को बंद किया तब रागनी की सास ने जितना सूप बना हुआ था उन्हें 4 कटोरी में भरा और एक छोटी सी कटोरी निकाली जिसमें उन्होंने एक एक चम्मच सभी कटोरी में से निकालकर छोटी कटोरी में रख दिया और बोली, रागनी ये पी लेना नहीं तो नज़र लगती है। रागनी सुन्न हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है उसके साथ। क्या हो गया है उसकी सास को? वो ऐसे क्यों बोलती है? हमेशा घर में उस समय रागनी को मिलाकर 5 लोग थे, सास, ससुर और 2 देवर। सासू माँ ने पूरे सूप को सिर्फ 4 बड़े कटोरे में बांटा था। वो अभी भी मुझे अपने परिवार के सदस्य के रूप में अपना नहीं पाई थी और वो ये सोचती हैं कि मेरी नज़र उनके खाने पर लगेगी। छी, क्या मैं इतनी बुरी और इतनी लालची हूँ? जबकि बनाने वाली भी तो मैं ही थी ना। रागनी ने अपने गिरते हुए आंसुओं को रोका। ना चाहते हुए भी उसे वो बात याद आ गई। एक दिन उसकी सासू माँ ने उससे कहा था कि ससुर जी के लिए टमाटर का भरता बना देना। फिर वो बोली कि सुनो, टमाटर गैस पर नहीं भूनना, कुकर में उबाल लगा देना, 1 सीटी आए तो बंद कर देना। रागनी ने कहा, जी मम्मी जी। कुकर की सीटी आने पर रागनी ने गैस को बंद किया और ठंडा होने पर टमाटर को एक प्लेट में निकालकर उसके छिलके को उतारकर अलग रखती जा रही थी और टमाटर का पल्प अलग प्लेट में रख रही थी। तभी उसकी सासू माँ आई। उन्होंने बोला, लाओ मैं सबके लिए भरता बनाती हूँ। उन्होंने सारे टमाटर के छिलके उतारकर एक कटोरी में रख दिए और बाकी टमाटर के पल्प में मसाले मिलाकर भरता बना दिया। वो बिल्कुल वैसे ही मसाला कटोरी में रखे छिलकों पर भी डाल रही थी। रागनी को समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी जी ये छिलकों के ऊपर मसाला को क्यों मिला रही हैं। तभी सासू माँ बोली, रागनी ये जो कटोरी में छिलका वाला भरता रखा है ये तुम खा लेना। वो तो क्या है, पापा जी को टमाटर के भरते में उसके छिलके बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं अलग कर देती हूँ। बाकी जगह थोड़ी ना कोई छिलका उतारता है, सभी लोग तो छिलके सहित खाते हैं। अब ये अलग करेंगे तो बर्बादी होगी ना खाने की। तो तुम ऐसा करना कि तुम ये खा लेना, मैंने भरता बना दिया है, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। वैसे भी टमाटर का भरता तो बहुत खट्टा होता है, खाओगी तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। तो तुम कटोरी वाला भरता खा लेना, वो ज़्यादा खट्टा नहीं लगेगा। इतना कहकर रागनी की सास रसोई से बाहर चली गई। रागनी के हृदय पर मानो कोई सुइयां चुभ हो रहा हो। उसे ऐसी पीड़ा का अनुभव हो रहा था। फिर उसने अपने मन को ये झूठ बोलकर बहलाया कि खाना ही तो है, इतनी सी बात को लेकर क्या दुखी होना, और आंसू पोंछती हुई वो अपने काम में लग गई। ऐसे छोटे छोटे कई किस्से उसके साथ हो रहे थे। वो हर बार दुखी होकर मन महसूस कर रह जाती थी। इन घटनाओं ने उसके स्वभाव को बिल्कुल ही बदल दिया था। चिड़ियों जैसे चहकने वाली रागनी अब पत्थर सी हो गई थी, हंसना भूल गई थी। एक दिन रागनी की सास ने रागनी से कहा, रागनी ये कुछ अनार है, छील कर फ्रिज में रख देना। रागनी ने अनार को छीलकर फ्रिज में रखा। तभी रागनी की सास बोली, जाओ तुम अपने कमरे की सफाई कर लो। रागनी बोली, मम्मी जी पहले यहाँ काम कर लूँ फिर। रागनी की सास ने रागनी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं नहीं, अपने कमरे की सफाई कर लो, अभी बाद में रसोई समेटना। रागनी कमरे की तरफ चली गई। रागनी को कुछ काम याद आया तो वो वापस रसोई की तरफ गई।
रागिनी की सास ने जैसे ही रागिनी के आहार सुनी तो ये खाते खाते डाइनिंग टेबल की कुर्सी से उठी और रागिनी की तरफ पीठ करके बैठ गई। रागिनी उन्हें खाते हुए ना देख पाई। उन्होंने रागिनी से प्लेट को छुपाने की कोशिश की। वो समझ नहीं पा रही थी कि मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर दूसरे दिन जब रागिनी की सास अनार खाने के लिए बैठ रही थी तब उन्होंने एक कटोरी में अपनी प्लेट से 1 चम्मच अनार का दाना निकाला और उस प्लेट में रख दिया और बोला, रागिनी ये खा लेना, अकेले खाते हैं तो नज़र लग जाती है। रागिनी स्तब्ध सी खड़ी उस कटोरी में पड़े अनार के दानों को देखती और सोचती कि मम्मी जी के मन में मेरे लिए क्या भावनाएं हैं। फिर उसे अपने पिता की याद आई। उसे याद आ रहा था कि पिताजी जब भी भोजन करने बैठते तो माँ उनके भोजन के साथ एक बड़ी प्लेट भरकर फल जरूर काट कर देती थी। पिताजी भोजन करते और पहले मुझे एकता और बिक्की को आवाज़ लगाते, ये बड़ी प्लेट भरकर जो फल रखे हैं ये तुम तीनों मिलकर खाओ। और हम सभी भाई बहन किसी न किसी बहाने से भागते कि पापा नहीं खाना, पापा ये अच्छा नहीं लगता, पापा वो अच्छा नहीं लगता। उस समय पिताजी के उस प्रेम को समझ ही नहीं पा रही थी मैं। ये सोचकर रागिनी रोने लगी। रागिनी पता नहीं क्यों इतने अपमान के घूंट पी रही थी। शायद वो अपने माता पिता से अपनी इतनी बुरी स्थिति बताना नहीं चाहती थी। मायके में तो उसके मुंह से निकलती उसे सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी। बहुत हद तक तो बिना कुछ कहे ही पिताजी सब कुछ समझ जाते थे और माँ तो मानो राजलक्ष्मी थी, वो सारी मन की बात जान लेती थी। शादी तय होते वक्त कितने खुश थे दोनों। मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ है, सबसे बड़े गर्व से बात बताते थे। बहुत बड़े घर में ब्याही है मेरी बेटी। तो क्या वो ये सब सुनकर बर्दाश्त कर पाएंगे? बासी रोटी खिलाना, दाल और सब्जी में पानी मिला जाना, किसी की थाली में झूठा बचा हो तो रागिनी की थाली में आ जाना, यदि कुछ नया बना हो तो वो सिर्फ घर के दूसरे सदस्यों के लिए रहने देना, रागिनी के लिए साफ मना हो जाना, ये सब तो मान लो उसके जीवन का एक हिस्सा सा बन गया था। और अगर कुछ कसर रह जाती तो मौसी सास और बुआ सास आकर सासू माँ के कान भर जाती और बातों बातों में सुनाती, बहुओं को थोड़ा दबाकर रखना चाहिए, हाथ से निकल जाएंगी नहीं तो। तन ढकने कपड़े और सर पर छत मिल रही है, कम है क्या? विनय तो ज़्यादातर बाहर रहते थे, पर पता नहीं जब एक बार वो वापस मुंबई आए तब उन्होंने मेरी हालत को देखकर पता नहीं क्या निर्णय लिया और अचानक से बोल दिया, माँ मैं अपनी नौकरी छोड़ कर आया हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा। रागिनी ये सुनकर बहुत खुश थी। अब उसे लग रहा था कि विनय ज़्यादा से ज़्यादा समय जब घर पर रहेंगे तो शायद उनके रिश्तों में कुछ मिठास आ जाएगा। रागिनी विनय के आने पर बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि शायद अब उनके बीच की दूरियां थोड़ी कम होंगी। विनय ने रागिनी की तरफ देखकर कहा, रागिनी तुमने ये क्या हाल बना लिया है अपना, तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या? तभी रागिनी की सास ने बीच में टोकते हुए कहा, काहे की तकलीफ? तुझे क्या लगता है कि तेरी पत्नी को हम अच्छे से नहीं रखेंगे? काम ही क्या है घर में? आधे घंटे में तो खाना बन जाता है, आधे घंटे में झाड़ू पोछा बर्तन निकलते ही कितने हैं। कितने लोग हैं हम लोग जो ज़्यादा काम करवाते तेरी पत्नी से। ज़्यादा बीवी की गुलामी मत कर, समझा? तब विनय ने कहा, अरे नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ कि रागिनी की तबीयत ठीक है कि नहीं? कैसी मुरझा सी गई है रागिनी। तभी रागिनी ने बात को संभालते हुए विनय से कहा, नहीं नहीं, बस ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रागिनी मन में सोच रही थी कि अगर मैं उन्हें अपने घर की सारी बात बताऊंगी तो क्या वो मेरा विश्वास मानेंगे? क्या वो यकीन करेंगे कि उनकी माँ का व्यवहार मेरे प्रति कैसा है? अभी वो सही समय का इंतजार कर रही थी। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि विनय को अपनी माँ का मेरे प्रति व्यवहार पता चल जाए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं उन्हें उनकी माँ के प्रति भड़का रही हूँ। विनय और रागिनी कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उनके पिताजी की आवाज़ आई, विनय थोड़ा बाहर आना। विनय कमरे से बाहर आया और पूछा, जी पिताजी। पिताजी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये निर्णय लिया कि तुम्हें अब नौकरी नहीं करनी है। मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि तुम पारिवारिक बिजनेस को ज्वाइन कर लो, पर तुम ही जिद पर अड़े थे कि नहीं, तुम्हें कुछ साल जॉब करनी है। अब मेरा बेटा घर वापस आ गया है,
अब देखना अपना बिजनेस और कितना नाम कमाएगा। विनय ने कहा, जी पिताजी, जैसा आप कहें। विनय के पिताजी ने कहा कि तुम कुछ दिन आराम कर लो, फिर धीरे धीरे तो मैं बिजनेस के तौर तरीके सिखा दूंगा। 4-5 साल तुम बाहर रहे हो तो तुम्हारी तो कुछ थकान मिटनी चाहिए। कुछ समय परिवार के साथ ही बिता लो, फिर तो ये व्यापार जीवन भर के लिए लगा है। जाओ रागिनी के साथ जाकर कहीं घूम आओ कुछ दिनों के लिए। विनय ने मुस्कुराकर कहा, जी पिताजी। सब बातें माँ सुन रही थी। माँ ने पीछे से आकर पिताजी से बोला, अच्छा रागिनी के साथ घूम आओ, सिर्फ वही है क्या? मैं कुछ नहीं। मैंने अपने बेटे का इंतजार नहीं किया है क्या? देख लेना, लेकर चली जाएगी तुम्हारे बेटे को, तब तुम मुंह ताकते रह जाओगे। तभी ससुर जी बोले, अरे अरे इतना नाराज क्यों होती हो? मैं भी तो तुम्हारे कहने पर अपना शहर छोड़कर यहाँ अपने परिवार से दूर हर दम तुम्हारे साथ रहा हूँ। वो बेचारी तो 4 साल अपने बिना पति के ससुराल में रह रही है। कभी कभार ही तो विनय आ पाता था। 2-4 दिन के लिए घूम आने दो बच्चों को। क्या उसका अधिकार नहीं बनता खुशियों पर? थोड़ा उसे जी लेने दो। थोड़ा अपने अंदर में ममता जगाओ रागिनी के प्रति। इतना कहकर ससुर जी वहाँ से चले गए और सास तमतमा कर अपने कमरे में चली गई। विनय ने कमरे में जाकर रागिनी से कहा, रागिनी, पापा कह रहे हैं कि इतने साल बाहर रहा तो तुम्हें कहीं घुमा लाओ, क्या कहती हो इस बारे में? रागिनी ने कहा, जैसा आपको लगे। विनय ने कहा, रागिनी, तुम इतनी गुमसुम सी क्यों हो गई हो? क्या तुम अभी भी मेरे रूखे व्यवहार को भूल नहीं पाई? अब तुम मुझ में बिल्कुल नया विनय देखोगी रागिनी। तुम देखना, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूँगा। रागिनी, हमारी शादी भले ही समझौते से शुरू हुई थी, पर मैं उसको एक नया रूप देना चाहता हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद विनय ने फिर बोला, पता नहीं तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो बात है जो तुम मुझसे नहीं बताना चाहती। क्या बात है रागिनी, बोलो। रागिनी ने कुछ नहीं कहा। फिर विनय ने माहौल को सामान्य करते हुए कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी गलतियों को सुधारना ही पड़ेगा ताकि मेरी खूबसूरत सी बीबी के चेहरे पर दोबारा से वो प्यारी सी मुस्कान लौटा सके, है ना? वो मौका तो मुझे दोगी ना रागिनी? रागिनी ने आशा भरी नजरों से विनय की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। विनय बोला, इसी हफ्ते की टिकट बुक करके आता हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रागिनी बोली, जी। विनय ने रागिनी से कहा कि शाम को तैयार रहना, मार्केट चलेंगे, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद लेंगे। रागिनी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। रागिनी की सास को सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रागिनी जब कमरे से कुछ काम के लिए बाहर निकली तब रागिनी की सास ने उसे बुलाते हुए कहा, शाम को कपड़े लेने क्यों जाना है? तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? एक तो मेरा बेटा वैसे ही नौकरी छोड़कर आया है और ऊपर से तुम उसे डिमांड पर डिमांड किए जा रही हो। नए कपड़े चाहिए, रखे तो है ना? वो खराब हो गए हैं क्या कि फट गए हैं? उन्हीं कपड़ों में से काम चलाओ और विनय से बोलो कि तुम्हें कपड़े नहीं चाहिए। रागिनी ने कहा, पर मम्मी जी, मैंने तो विनय से कुछ नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए, वही बोले हैं। रागिनी की सास ने बीच में रोकते हुए कहा, बस बस, ज़्यादा भोली भाली मत बनो। उसके सामने रोनी सी सूरत बना लेती हो और अपनी हालत बिगाड़ के रखती हो तो उसे लगेगा कि जैसे हम लोगों ने तुम्हारा ध्यान ही ना दिया हो। कोई बात नहीं, तुम नहीं बोलोगी तो मैं बोल दूंगी। शाम को विनय ने रागिनी को घर के कपड़ों में देखकर कहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुमसे कहा था ना तुम रेडी रहना। शाम को तभी रागिनी की सास ने बीच में बोला, अभी कुछ टाइम पहले ही तो उसे नए कपड़े दिलाए थे, उसके पास हैं कपड़े, तुम क्यों बेकार के पैसे खर्च करते हो? विनय ने कहा, नहीं मम्मी, रागिनी के लिए पैसे खर्च नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? इतने समय के बाद घर लौटा हूँ, अपने हिस्से की गलतियों का भुगतान तो करना चाहिए ना। आप मत सोचिए कि मुझे कुछ परेशानी है। अभी आपके बेटे की इतनी स्थिति अच्छी है कि उसका खर्चा उठा सकता है, उसके लिए थोड़े बहुत गिफ्ट खरीद सकता है, और फिर आप तो हो मेरी माँ। विनय ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। रागिनी की सास ने विनय की पीठ पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा तो दिया, पर वो मन महसूस कर रह गई कि विनय ने उसकी बात को प्यार में टाल दिया। 2-4 दिन में रागिनी और विनय बाहर घूमने के लिए चले गए। तभी एक दिन रागिनी की ननद का रागिनी के पास फोन आया कि वो घर रुकने आने वाली है इसी हफ्ते। रागिनी ने फोन रखने के बाद कहा, सुनिए, हम घर चलते हैं, दीदी घर रहने आ रही हैं। विनय ने कहा, तो क्या हुआ, वो आ रही है तो रहे ना।
हम चलते हैं 1-2 दिन बाद, और वैसे भी रिटर्न की बुकिंग अभी 3 दिन बाद की है। तब रागिनी ने विनय से कहा, पर दीदी तो परसों आ जाएंगी। तब विनय ने कहा, तो क्या हुआ, एक ही रात की तो बात है, उसके अगले दिन सुबह हम पहुंच जाएंगे घर, ठीक है? तुम परेशान नहीं हो, मेरी दीदी इतना माइंड नहीं करेगी, वो बहुत अच्छी है। रागिनी और विनय जब घूमकर वापस लौटे तब दीदी घर पर आ चुकी थी। रागिनी ने खुशी से अपनी ननद का अभिवादन किया और पैर छुए। इतने में ननद का बेटा दौड़ लगाते हुए आया और रागिनी से चिपक गया। बोला, मामी आप आ गई, मैं आपके बिना बोर हो रहा था। रागिनी ने प्यार से उसे गोद में उठाते हुए बोला, अरे मेरा बेटा, अब हम दोनों साथ में खेलेंगे, अब आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। ठीक है। फिर रागिनी ने अपनी ननद से पूछा, कैसी हैं दीदी आप? ननद ने थोड़ा मुंह से बनाते हुए बोला, ठीक हूँ। रागिनी ने कहा, दीदी मुझे नहीं पता था कि आप आने वाली हैं, आपने मना कर दिया था कि आप अभी नहीं आएंगी, इसलिए फिर विनय जी के कहने पर रागिनी इतना बोल ही पाई थी कि ननद ने बीच में ही उसकी बात को रोकते हुए कहा, ये सब छोड़ो, मुझे मत समझाओ कि तुमने क्या सोचा और ऐसा क्यों किया। रागिनी का चेहरा एकदम उतर चुका था। इतने में विनय कमरे के अंदर आए और बोले, अच्छा किया दीदी तुम आ गई, अब थोड़ा बहुत रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो लौटेगी, उसका बड़ा प्यार है तुमसे। विनय ने अपनी बहन से बोला कि तुम थोड़ा रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। विनय की बहन ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, थक गए होगे, जाओ जाओ चले जाओ। रागिनी तुम भी चली जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, मैं चाय बनाकर भेजती हूँ। रागिनी विनय के सामने अपनी बहन के व्यवहार और अकेले में उसके साथ के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। रागिनी कमरे की तरफ गई और हड़बड़ी में विनय से बोली, सुनिए ना, आप थोड़ा रुक जाइए, पहले मुझे नहा लेने दीजिए, वरना मुझे देर हो जाएगी और मैं बिना नहाए रसोई के अंदर नहीं जा पाऊंगी। विनय बोला, तो ठीक बात है ना, उसमें क्या बुरा है, अगर तुम थोड़ी देर घर आकर आराम कर लो तो। सफ़र से थकी हारी आई हो, इतना तो माँ भी समझ जाएगी, तुम मत परेशान हो। मैंने वैसे ही बहुत दिन की छुट्टियां ले रखी है और हमारे घर आने से कुछ देर पहले ही पिताजी काम से बाहर चले गए, वो कल शाम तक लौटेंगे, तो 2 दिन मुझे ही ऑफिस को मैनेज करना होगा, मुझे थोड़ा जल्दी है, प्लीज़ मुझे जाने दो। रागिनी को प्यार से समझाते हुए विनय बाथरूम के अंदर चला गया। रागिनी को घबराहट के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी मन होता कि वो ऐसे ही जाकर नीचे पूछ ले कि मम्मी जी से क्या वो चाय बना सकती है। वो बार बार कमरे से बाहर निकलती, पर साहस ना हो पाने के कारण फिर कमरे के अंदर आ जाती। इसी कसम में है वो, उसे 10 से 15 मिनट हो चले थे। उसने एक बार फिर बाथरूम के दरवाजे को पीटा और कहा, विनय जी जल्दी कीजिए ना। विनय बोला, हाँ हाँ बस थोड़ी देर और आता हूँ, नहा तो लेने दो रागिनी। रागिनी मन ही मन सोच रही थी, विनय जी आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर आपके जाने के बाद मेरे ऊपर आफत आन पड़ेगी। वो कुछ थोड़ी हिम्मत करके रसोई की तरफ बढ़ी और उसने सोचा कि वो अपनी ननद से कह देगी कि वो खुद चाय बना लेगी, आप परेशान ना हो उसके लिए। उसे संकोच लग रहा था कि ननद उसके लिए चाय बना रही है। इतने में ही रसोई से आती हुई आवाज़ ने उसके पैरों को रोक दिया। ननद अपनी मम्मी से कह रही थी, वाह मम्मी, तुमने वो बढ़िया सिखाया है अपनी बहू को, आओ और सीधे अपने कमरे में चली जाओ। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हमें तो पहले पूरे परिवार के साथ बैठना होता है, जब कहीं सास ससुर परमिशन दें तब जाकर अपने कमरे में जा सकते हैं। और तुम्हारी बहू तो बड़ी फास्ट फॉरवर्ड निकली, किसी ने बोला नहीं कि जाकर अपने कमरे में बैठ गई, अब महारानी चाय का इंतजार कर रही हैं। तब रागिनी की सास ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, तूने ही तो बोला था ना रागिनी, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं चाय बनाकर देती हूँ। तब क्यों बोली, चुप रहती, वो खुद आकर बनाती अपनी चाय, विनय की बस बना देती चाय। मुँह बनाते हुए रागिनी की सास ने कहा। तभी रागिनी की ननद ने बोला, अरे मम्मी क्या बात करती हो, विनय समझता नहीं कि क्या उसको बस चाय बनाकर दे रहे हैं, साथ में तो उसको वो भी आई है ना, क्या इम्प्रेशन पड़ता उसके ऊपर कि तुम ऐसे ही रखती थी क्या उसकी पत्नी को। तुम भी ना, एक तो मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में ऐसा कहा, वरना उसको चाय बनाकर देता कौन है, क्या मैं उसकी चाय बनाने वाली हूँ क्या। रुक जाओ, मैं तो अभी सिर्फ चाय पिला दूँ, फिर उसके बाद पूरी चाय का दाम निकलवा लेंगे। फिर दोनों हंसने लगी।
रागिनी थोड़ा रसोई की तरफ बढ़ी। रागिनी की आहट सुनकर दोनों चुप हो गई। ननद ने रागिनी से बनावटी प्यार से पूछा, रागिनी कुछ चाहिए? नहीं दीदी, रागिनी ने कहा, मैं तो बस ये कहने आई थी कि आप लोग मेरी चाय बनाने के लिए परेशान ना हो, मैं खुद बना लूँगी। तभी ननद ने कहा, अरे नहीं, विनय के लिए तो बनाई ही है ना चाय, ये थोड़ी सी बच गई है तो तुम भी पी लो, फिर तुम बाद में आकर अपने लिए बना लेना। वो क्या है ना, माँ से बातों में लग गई तो चाय पता ही नहीं चला कि कब छलक गई। एक ट्रे में 2 कप चाय रखकर रागिनी की तरफ उसकी ननद ने बढ़ाया। रागिनी ने चाय को देखा तो 1 कप तो भरा हुआ था, पर दूसरे कप में जो रागिनी के लिए था आधे कप से भी कम चाय थी। रागिनी ट्रे उठाकर अपने कमरे की तरफ चली। इतने में पीछे से रागिनी को आवाज़ देते हुए उसकी सास ने कहा, सुनो, ये प्लेट भी लेते जाओ, विनय को चाय के साथ ब्रेड टोस्ट पसंद है, रात भर का भूखा होगा, खा लेगा। जी मम्मी जी, कहते हुए रागिनी ने उस प्लेट को उठाया और ट्रे में रख लिया। तू जाकर कमरे की टेबल पर रखकर वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि विनय ने एकदम से बाथरूम का दरवाज़ा खोल लिया और बोला, अरे मैडम, अब कितनी बार दरवाज़ा पीटोगी? आ तो रहा हूँ, विनय ने मुस्कुराकर कहा। रागिनी ने कहा, नहीं, वो मैं चाय लेकर आई थी आपके लिए, इसलिए बस। विनय ने प्लेट में रखी ब्रेड को देखा और बोला, सिर्फ 2 ब्रेड? तुम नहीं खाओगी क्या? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। तब रागिनी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, अभी आप खा लीजिए। तभी पीछे से उसकी ननद की आवाज़ आई, अरे वाह विनय, कितनी फिक्र है तुम्हें अपनी पत्नी की। चिंता नहीं करो, तुम्हारी पत्नी से पहले ही पूछ लिया था कि तुम खाओगी तो उसने मना कर दिया, इसलिए तुम्हारे लिए भेजी है माँ ने। विनय ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, भूख कैसे नहीं लगी तुम्हें? तुमने तो रात को भी ठीक से खाया नहीं था सफ़र के कारण। चलो 1 ब्रेड तुम भी खाओ उसमें से। तभी रागिनी की ननद ने बात को बदलते हुए कहा, रागिनी, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम नाश्ते में क्या लोगी, क्या बना दे तुम्हारे लिए? रागिनी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ भी नहीं दीदी, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं आती हूँ बस नहाकर, फिर मैं बनाती हूँ। तब रागिनी की ननद ने बोला, अरे नहीं नहीं, आज तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, तुम नहीं थी तो माँ ने पड़ोसी के घर में जो आंटी काम करती हैं उन्हीं को 1 हफ्ते के लिए भोजन बनाने को रख लिया था। आज तक वो फ्री थी, अब आज के बाद उसके पास टाइम नहीं है, तो आज और वो सुबह का खाना बनाने आ जाएगी। शाम को उन्हें कहीं जाना है बाहर, तो फिर वो काम पर नहीं आ पाएगी। तभी विनय ने बीच में बात को काटते हुए कहा, अरे आप लोगों की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होगी। रागिनी, तुम फटाफट नहाकर तैयार हो जाओ और आंटी से कहना कि मेरे लिए कढ़ी और लाल भाजी बना देगी। मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया है, मेरा मन कर रहा है, ठीक है? मैं जब तक पूजा करके आता हूँ। इतना कहकर विनय कमरे से बाहर चला गया। उसने बोला, दीदी, मुझे आज जल्दी कहीं निकलना है, तो प्लीज़ आंटी से कहकर थोड़ा जल्दी बनवा देना। रागिनी ने कहा, अरे आप दीदी से क्यों बोल रहे हैं, मैं बस जाती हूँ ना। रागिनी की ननद ने रागिनी से कहा, ठीक है रागिनी, तुम नहाकर जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर बात करते हैं, मैं कढ़ी चावल बनवा देती हूँ। 5-7 मिनट बाद विनय किसी काम से कमरे में अंदर गया। तभी विनय ने देखा कि रागिनी नहाकर बाहर निकल आई है। तब विनय ने रागिनी से कहा, इतनी स्पीड, ओ माय गॉड, लड़कियां इतनी जल्दी भी तैयार हो सकती हैं, ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था। वाह रागिनी। रागिनी धीरे से मुस्कुराई और जल्दी जल्दी गीले बालों में जूड़ा बनाकर यूं ही फटाफट साड़ी पहनी और बाहर आ गई। रागिनी ने अपनी सास से, मम्मी जी, वह खाना बनाने पूछा वाली बाई कब तक आएगी? रागिनी की सास ने कहा, खाना बनाने वाली बाई? क्यों, वो क्यों आएगी? रागिनी ने कुछ घबराते हुए कहा, जी मम्मी जी, वो दीदी ने कहा था कि आपने 6 या 7 दिन के लिए किसी आंटी को लगाया है खाना बनाने के लिए, तो वो अभी सुबह आएगी भोजन बनाने के लिए। रागिनी की सास ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे मैंने कल रात को ही मना कर दिया था कि अब नहीं आना, कल से तुम आ जाओगी, वो आज नहीं आएगी। उसे ननद पता नहीं होगा, इसलिए उसने तुम्हें ये कहा कि खाना बनाने वाले आने वाली है। रागिनी ने कहा कि जी मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। रागिनी मन ही मन में सोच रही थी कि हे भगवान, आंटी नहीं आई, मैंने अभी तक खाना नहीं चढ़ाया है, विनय जी के जाने का टाइम हो चला है, अब क्या खिलाऊंगी इतनी जल्दी उनको। इतना सोचती हुई रसोई में चली गई। उसने फटाफट कढ़ी का बघार लगाया, आटा लगाकर रख दिया, फिर वह भाजी छाटने में लग गई।
तभी रागिनी की ननद ने माँ को टोकते हुए कहा, क्या माँ, तुमने कल रात को ही मना कर दिया था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रागिनी की सास ने उससे कहा कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे क्यों बताया कि मैंने खाना बनाने वाली लगाई थी। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं, क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? ननद ने कहा, मुझे क्या पता था कि तुमने आज नहीं बुलाया है। मुझे लगा आज मेड को देखकर कहेगी कि ये कौन है, कब लग गई, इसलिए मैंने कहा कि आज वो सुबह खाना बनाने आएगी और वो शाम को कहीं बाहर जा रही है तो अब नहीं आएगी। रागिनी की सास ने कहा, कुछ भी बोलने से पहले हमसे पूछ तो लिया करो, कुछ भी अपने मन में बोल दिया करती हो। रागिनी की सास ने गुस्से से कहा। रागिनी की ननद ने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपनी माँ से कहा, अरे बस करो माताजी, हो गई गलती। रागिनी ने भोजन बनाना शुरू किया ही था कि विनय ने आवाज़ देते हुए पूछा, रागिनी कुछ बना क्या? रागिनी ने कहा, नहीं, अभी तो नहीं बन पाया है, वो आंटी नहीं आई हैं। मुझे अभी पता चला है, कढ़ी पकने में अभी 10 मिनट और लगेगा, प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए, अभी भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। विनय ने कहा, नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, आराम से बना लो, मैंने वैसे भी ब्रेड खा लिए हैं, अभी एकदम इतनी भूख नहीं लगी है, मैं थोड़ा ऑफिस होकर आता हूँ, 1.5-2 घंटे बाद घर वापस आकर खाना खा लूँगा। रागिनी ने कहा, नहीं, आप ऐसे नहीं जाइए ना, कुछ तो खा लीजिए, फिर दिन में आकर खाना खा लीजिएगा। विनय ने कहा, ठीक है, मुझे पता है तुम मुझे बिना खाना खाए जाने नहीं दोगी, लाओ जल्दी से जो बना है वही दे दो। रागिनी ने जल्दी 2 पराठे सेके और डिब्बे में से नींबू का अचार निकालकर प्लेट में रख दिया और विनय नाश्ता कर रहा था कि इतने में ननद अंदर आ गई और बोली, अचार के साथ पराठा, सब्जी अच्छी नहीं बनी है क्या? रागिनी ने कहा, नहीं दीदी, मैं अभी बनाना शुरू की, खाना तो सब्जी नहीं बन पाई अभी तक। विनय ने कहा, मुझे सब्जी की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी पराठे बहुत स्वादिष्ट बने हैं, अचार के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक तो वो आंटी बिना बताए नहीं आई तो इतनी जल्दी कैसे बना पाती बेचारी सब कुछ। वो तो मैं रागिनी की जिद के कारण मैं खाने बैठ गया, नहीं तो मैं कुछ देर बाद ही खाता। ब्रेड खा लिया ना तो भूख नहीं लगी है। रागिनी ने बल्कि कुछ नहीं खाया है। रागिनी, तुम अपने लिए भी पराठा सेक लेना और खा लेना, रात भर से भूखी हो। इतना सुनकर रागिनी की ननद थोड़ा मुंह सा बनाने लगी और फिर बोली, अरे तुम तो बड़ा ध्यान रखते हो रागिनी का, हमारे यहाँ तो कभी नहीं कहते ऐसा हमसे सबके सामने, तुम तो दिन भर रागिनी 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 करते रहते हो, हमारे यहाँ तो ये हमारा कभी नाम ही नहीं लेते, कभी भी नहीं। तेरे को शर्म नहीं आती सबके सामने रागिनी का नाम लेते हुए? विनय ने कहा, शादी करके लाया हूँ, उसे भगाकर थोड़ी ना, घर वालों की पसंद से शादी की है, फिर किस बात की शर्म? थोड़ा तुम भी पुरानी सोच से आगे निकलो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पुराने विचारों की हो। क्या पुराने विचारों को बदलो? रागिनी की ननद ने तुनक कर कहा, अगर तुम्हारे जिया जी को मैंने ऐसे नींबू का अचार और पराठा दिया होता तो थाली फेंक दी होती उन्होंने, वो तुम्हारी तरह नहीं है जोरू के गुलाम। भैया गजब है, इतनी नाटक नौटंकी हमारे यहाँ तो नहीं होती, तुम भी खा लो, तुम भी भूखी हो, ये वो। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर वापस अपनी माँ के पास चली गई। फिर दोनों आपस में कुछ बताने लगी। विनय समझ रहा था कि वो रसोई में आया और बोला, पराठे बहुत अच्छे बने थे रागिनी, पर तुम जरूर खा लेना। रागिनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ रागिनी? रागिनी बोली, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको अचार के साथ पराठा खिला दिया, कढ़ी सब्जी पक नहीं पाई। विनय ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? रागिनी, तुम हर बात में मुझे सफाई क्यों देती रहती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है मैंने अचार के साथ पराठा खाया या सब्जी के साथ? पेट भर तो गया ना। तुमने इतने प्यार से खिलाया है कि मुझे सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मत ध्यान दो दीदी की बातों पर। और इतना कहकर विनय ने रागिनी को कस के गले लगाया और बोला, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम को? क्यों, खाना खाने नहीं आएंगे आप? रागिनी ने कहा। विनय बोला, खा तो लिया, 2 की जगह तुमने 4 पराठे खिला दिए, अब क्या खाऊंगा? अब शाम को सीधे 5-6 बजे तक आऊँगा, तुम खाना खा लेना। रागिनी ने विनय से कहा, जल्दी आइएगा। विनय ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जल्दी आऊँगा। बोलकर वो बाहर की तरफ निकल पड़ा। रागिनी रसोई से बाहर आकर विनय को जाते हुए देख रही थी। इतने में पीछे से सासू माँ ने आकर कहा, क्यों रागिनी, तुमने विनय को अचार और पराठा खिलाकर भेजा? तुम्हें शर्म नहीं आई?
हमने आज तक पापा को कभी अचार और पराठा नहीं खिलाया। तुम्हारे राज में मेरे बेटे को अचार के साथ खाना खाना पड़ा। क्या करती रहती हो तुम? रसोई में ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इतना ढीला काम क्यों है तुम्हारा? इतनी देर में तो हम 50 आदमियों को खाना बनाकर रख देते। तुम्हारी एक आदमी की सब्जी रोटी बनकर तैयार नहीं हुई और तुम उसको पराठे बना बनाकर खिला रही हो, तो उसको नुकसान नहीं करेगा? दिन भर उसको मेहनत का काम करना है, गैस बनने लगेगी उसे। तुम्हें क्या है, तुम तो अपना 4 रोटी सेकोगी और बढ़िया कमरे में जाकर सो जाओगी। तो तुम्हें कैसे समझ आएगा कि मेरे बेटे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर बड़बड़ाते हुए सासू माँ रसोई से बाहर चली गई। दोनों माँ बेटी बात करती रही। जब खाना बनकर तैयार हो गया तब रागिनी ने कहा, मम्मी जी भोजन बन गया है, आ जाइए। रागिनी की सास और रागिनी की ननद दोनों टेबल पर आ गई। जैसे ही रागिनी ने थालियां लगा कर दी, रागिनी की ननद थाली को देखकर एकदम मुंह बना ली। उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, पर लेकिन जब रागिनी ने थोड़ा मुड़ कर रसोई की तरफ जाने को हुई, जानबूझकर उसको सुनाने के लिए अपनी माँ से बोली, क्या मम्मी, तुमने क्या ये मुझे कढ़ी चावल खाने के लिए बुलाया है? क्या जब देखो तब रोटा रोटा रोटा, रोटी की जगह कुछ नहीं बन सकता क्या? अच्छा, इस घर में? रागिनी की सास ने कहा, अरे अब क्या बताएं, मेरी हिम्मत नहीं होती करने की, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें बनाकर खिलाऊं कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओ। अब ये महारानी है, ये अपने पति को तो खिला नहीं पा रही है ढंग का खाना, ये दूसरे को क्या खिलाएंगी? रागिनी की ननद ने उसे धीरे से कहा, काम चोर कहीं की। रागिनी सुन रही थी, उसका दिल मानो बैठा जा रहा था। आंखों में आंसुओं को रोकते हुए रागिनी काम में लग गई। रागिनी की सास खाना खत्म करने के बाद थाली उठाकर बाहर रखने को ले जाने लगी, तभी रागिनी ननद ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो मम्मी, अपनी थाली क्यों ले जा रही हो? तभी सास ने कहा, अरे वो बर्तन धो रही है, साथ साथ ये भी धुल जाएंगे, नहीं तो रात तक रखे रहेंगे। तब तक रागिनी की ननद ने बात को रोकते हुए कहा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बर्तन धो रही है? तुम जूठे बर्तन उठाओगी क्या? तुम्ही ने सर पर चढ़ा कर रखा है। हमारी सासू माँ तो जहाँ खाती है वहीं थाली रख देती हैं, वो नहीं करती कुछ भी काम। कुछ सीखो उनसे जरा कि कैसे रहा जाता है बहू के साथ। चलिए अपनी थाली लेकर उसे देने के लिए। उसके पाँव में मेहंदी लगी है क्या? खुद आकर नहीं ले जा सकती अपनी सास की थाली? छोड़ो ये सारे बर्तन यहीं पर और चलो उठकर बाहर, मेरे साथ अपने आप आएगी, समेट ले जाएगी। तुम क्या उसकी नौकर लगती हो जो सारे बर्तन इकट्ठे कर दोगी? रागिनी रसोई से सब कुछ सुन रही थी। बर्तनों को बीच में ही छोड़कर रागिनी बाहर आई और टेबल पर से बर्तन समेटने लगी। टेबल पर से उठते हुए उसकी ननद रागिनी के बगल से बोलती हुई निकली, ले जी वर्कर, और इतना बोलकर बाहर चली गई। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या गलती हुई है उससे, क्यों उसे इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। फिर भी उसने रसोई का सारा काम खत्म करके झाड़ू पोछा लगाया। घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। उसने सोचा, उसने विनय को फ़ोन लगाया, विनय जी आप कब तक घर आएंगे? विनय ने बोला, मुझे टाइम लग जाएगा। रागिनी तुमने खाना खाया? रागिनी बोली, नहीं, आप आ जाते तो साथ में खा लेते। विनय ने उसको प्यार भरे गुस्से से डांटते हुए कहा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? पागल हो क्या? चक्कर खाकर गिरोगी, खाना खाओ जल्दी। विनय ने कहा, रागिनी तुमने मुझे इतना खाना खिला दिया था कि मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम खा लो। रागिनी ने कहा, जी ठीक है। रागिनी अपनी थाली लगाकर फुर्सत हुई थी कि रागिनी की सास ने पीछे से आकर उसे टोक दिया और कहा, मेरे बेटे को अचार पराठा खिलाया है और यहाँ देखो तो जरा थाली में 56 भोग लग रहा है। रागिनी की तो मानो भूख मर गई थी। फिर उसने अपनी थाली में से कढ़ी और सब्जी निकालकर अलग कर दिया और डिब्बे में से अचार निकालकर अपनी थाली में रखा और डाइनिंग टेबल पर आ गई। तभी सास ने बोला, खाना खाने से पहले जरा हमारी और ननद की चाय बना दो, और हमारी चाय में शक्कर कम डालना, बहुत शक्कर डाल देती हो तुम, सिर्फ 4 चम्मच शक्कर डालना मेरी चाय में। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी। रागिनी ने चाय बनाई, सासू माँ को गिलास में और ननद के लिए कप में चाय छान कर रख दी। वो चाय बाहर दे कर आई और अंदर ट्रे रखने को गई। जब वो वापस लौटी तब वो सुन रही थी कि सासू माँ ननद से बता रही थी कि ये कप रागिनी लेकर आई है। तब फिर रागिनी की ननद ने बोला, तभी मैं ये सोच रही थी कि ये इतनी मिडिल क्लास पसंद किसकी है। अपने घर में तो किसी की भी ऐसी नहीं हो सकती।
इन कप को देखकर नहीं समझ में आता है कि ये मिडिल क्लास फैमिली के हैं। तुम तो ऐसे कप कभी नहीं रखती थी मम्मी। तुम्हारी क्रॉकरी की तो सभी लोग तारीफ करते थे कि तुम एक से एक क्रॉकरी रखती थी घर में। अब क्या हुआ, तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या अपनी बहू को? रागिनी अपनी सास और ननद की बातें सुनकर अपने बहते हुए आंसुओं को ना रोक पाई। वो कभी उनकी बातों को सुनती और कभी अपनी थाली में रखी 2 सूखी रोटी और अचार को देखती और सोचती, यदि बड़े घराने के लोग बहुओं को ऐसे रखते हैं तो मेरा परिवार मिडिल क्लास ही ठीक है। मेरे माता पिता जैसा बड़ा दिल तो किसी का हो ही नहीं सकता। उसे अचानक याद आ गया कि उसे विदा होकर अपने ससुराल वापस आना था। उस दिन जोरों से बारिश हो रही थी, पर पापा को पता था कि मुझे मालपुए बहुत पसंद है। मैंने पापा को बहुत समझाया कि पापा आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, बहुत तेज बारिश हो रही है। पापा कहते रहे, हाँ हाँ तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं जाऊँगा। जब रागिनी अंदर अपना सामान पैक कर रही थी, थोड़ी देर बाद उसने बाहर आकर देखा तो पापा अपना रेनकोट उतार रहे थे। पापा कहाँ गए थे आप? रागिनी ने पूछा। पापा ने अपने हाथ से बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो मालपुए रख लो, ये रह जाते तो मुझे चैन नहीं मिलता। रागिनी ये सब देखकर एकदम अपने पापा के सीने में लग गई और रोने लगी। वो बोलने लगी, पापा आपकी बहुत याद आती है वहाँ। तब रागिनी के पिता ने कहा, अरे पागल हो क्या, रोती क्यों हो? हमारे सामने रोना बस नहीं, तुम खुशी खुशी जाया करो तो हमें संतुष्टि रहती है कि तुम सुखी हो। वहाँ पर रख लो इसे, इतनी सी बात में क्या रोना, जाओ पैकिंग कर लो अपनी। ये सोचते सोचते रागिनी के आंखों से आंसू गिरकर उसकी थाली में जा गिरा। एकाएक अपने आंसू पोंछती हुई और अपना चेहरा छुपाती हुई रसोई में आ गई। कुछ देर बाद उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मैं कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम तो नहीं है? तब रागिनी की सास ने कहा, नहीं 5 बजे बाहर आ जाना, नल आ जाएंगे तो पानी भरना पड़ेगा। तुम्हारी ननद को बोरिंग का पानी आरओ होने के बाद भी पसंद नहीं आता, तो उसके लिए दिन भर के लिए 2 गगरिया भर लेना। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखा तो 4:45 हो रहा था। वो मम्मी जी कहकर कमरे में चली गई। रागिनी को लगा कि थोड़ी देर जाकर लेट जाए। जैसे वो बिस्तर पर टिक कर बैठी, ना जाने उसकी नींद कब आ गई। रागिनी की आंख लगी ही थी कि बहुत जोरों से दरवाजे पीटने की आवाज़ आने लगी। रागिनी घबरा कर उठी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मम्मी जी खड़ी हुई थी। रागिनी ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? तब रागिनी की सास ने कहा, अरे समझ नहीं आता क्या, 5:45 हो गया है, नल बंद हो जाएंगे, जल्दी आओ पानी भरना है। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखा और हड़बड़ा कर कमरे से बाहर निकली और जाकर पानी भरने लगी, जो उसी के घर के आंगन में लगा हुआ था। नल में गगरिया लगाकर पानी भरती और उनको अंदर लाकर रसोई की टंकी में पलट देती। 1.5 टंकी के करीब पानी भर ही पाया था कि नल चले गए। तब सासू माँ बड़बड़ाने लगी कि किसी भी काम में मन नहीं करता है इसका, कहा था कि पानी आने वाला है भर लेना, पर यह महारानी है कि कमरे में जाकर पसर गई। अगर हम ना उठाते तो नल भी चले जाते, कैसे भर पाता पानी फिर? दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी। रागिनी सब चुपचाप सुन रही थी और अपने आप को कोस रही थी कि क्यों वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। फिर उसने कुछ हिम्मत जुटाकर अपनी सास से पूछा, मम्मी जी 6 बज रहा है, क्या आप दोनों की चाय बना दूं? तब रागिनी की ननद ने कहा, हाँ हाँ बना दो, पर मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, बस 1 कप ही बनाना। रागिनी चाय बनाकर लाई। तभी ननद ने कहा कि रागिनी तुम भी अपनी चाय यहीं ले आओ, हमारे साथ बैठकर पी लो। रागिनी बोली, जी दीदी। रागिनी रसोई में जाकर अपना कप उठाकर बाहर हॉल में ले आई। सब बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ यहाँ वहाँ की बातें होती रही। फिर रागिनी की सास ने कहा, रागिनी महीने का किराना लिख लेना, कल लाना पड़ेगा। कल तुम्हारे पापा जी भी आ जाएंगे, उनको भी कुछ सामान मंगाना है तो लिस्ट बना लो। रागिनी की ननद एकदम से बीच में बोली, ये तो अच्छा है कि तुम लोग हमारे मम्मी पापा के साथ रहते हो, वरना विनय की नौकरी छोड़ने के बाद तुम लोगों का गुजारा कैसे चलता? तुम लोग तो भूखे मर जाते यदि मेरे पापा ना होते तो। रागिनी ये सुनकर एकदम से निशब्द हो गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे ऐसा कुछ भी सुनने को मिलेगा। रागिनी ने वहाँ से बर्तन समेटे और अंदर को चली आई। तभी धीरे से उसकी ननद ने अपनी माँ से कहा, क्या मम्मी अभी तक तुम ही किराना बुला कर देती हो? अब विनय से भी बोलो घर में खर्चा बराबरी से उठाए और घर में किराना लाकर भरा करे। अब उसकी भी फैमिली रहती है यहाँ पर, उसकी भी पत्नी खाती है। रागिनी की सास ने कहा, अरे वो कहाँ से कर पाएगा बेचारा,
मेरा बेटा अभी अभी तो लौट कर आया है, उसे कुछ सेटल तो हो जाने दो। तब रागिनी की ननद ने कहा, बस सर पर चढ़ा लेना उसको, दोनों मियाँ बीबी तुम पर राज करेंगे। तब रागिनी की सास ने कहा, अरे नहीं, विनय कहाँ कर पाएगा ये सब। मैंने आज तक उससे कभी घर का एक भी काम करने को नहीं कहा। अचानक से घर कैसे चला पाएगा? उसे इतनी समझ थोड़ी ना है, धीरे धीरे करने लगेगा सब कुछ। माँ के विनय की तरफ झुकाव को समझते हुए रागिनी की ननद ने बात को संभालते हुए कहा, अरे माँ, मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि पूरा घर विनय चलाए। बस मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम उन दोनों को एहसास करा कर रखो कि वो लोग तुम्हारा खाना खा रहे हैं, तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारे दिए हुए घर में रह रहे हैं, ताकि ये जो तुम्हारी बहू है ना, थोड़ा तुमसे दब कर रहे, वरना आजकल की बहुओं के पंख निकलते देर नहीं लगती। अभी से बता दो उनको कि ये यहाँ रहना है तो खर्च भी देना पड़ेगा। इससे विनय को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और रागिनी भी थोड़ा हिसाब से खर्च किया करेगी। जब उसे समझ में आएगा कि उसके पति का भी पैसा लग रहा है, वरना सास ससुर की पैसे की कदर थोड़ी ना होती है किसी बहू को। रागिनी ये सब सुन रही थी। इतने में उसकी ननद ने फिर से बोला, क्यों माँ, घूमने जाने के लिए उसके पास पैसे हैं, घर में किराना भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे क्या? बोलो, उसे किराना लेकर आया करेगा। ननद और भी कुछ बोलने को हुई, पर इतने में दोनों को रागिनी की आहट मिली तो दोनों शांत हो गई। रागिनी ने धीमी आवाज में मम्मी से कहा, मम्मी जी, स्टोर की चाबी दे दीजिए। तब रागिनी की सास ने कहा, क्यों, क्या चाहिए? जो स्टोर की चाबी चाहिए तुम्हें? पापा जी लेकर गए हैं अपने साथ स्टोर रूम की चाबी। रागिनी को थोड़ा ये अटपटा सा लगा कि स्टोर रूम की चाबी पापा जी अपने साथ ले जाएंगे, पर वो कुछ ना बोली। फिर कुछ रुकते हुए उसने कहा, मम्मी जी, चावल खत्म हो गए थे तो चावल निकालना था स्टोर रूम से। तब रागिनी की सास ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, शायद उसकी दूसरी चाबी पड़ी हो यहीं, मैं निकाल कर दे दूंगी चावल। रागिनी वहां से चली गई। कुछ देर बाद रागिनी की सास उठी और स्टोर का ताला खोलकर स्टोर में ले चली गई। रागिनी को आवाज देकर उन्होंने बुलाया और स्टोर रूम के बाहर खड़ा कर दिया और बोला, डिब्बे को आगे करो तो उसमें चावल भर दे। तब रागिनी ने कहा, मम्मी जी, क्या हम बासमती चावल नहीं निकाल सकते? दीदी आई है तो अच्छा लगेगा पुलाव बनाने में। रागिनी की सास ने कहा, क्यों, तुमने बुलाया है क्या बासमती चावल? तब रागिनी ने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी कुछ टाइम पहले पिताजी जब यहाँ आए थे मुझसे मिलने के लिए, तब 2 बोरी जो चावल लेकर आए थे वो बासमती ही थे। वो खाने में अच्छा बनता है, अगर आपको ठीक लगे तो वो निकाल लें क्या? रागिनी की ननद इस बात को बहुत गौर से सुन रही थी। तभी रागिनी की सास ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, निकाल देती हूँ। तब उन्होंने डिब्बे भरकर बासमती चावल निकाल कर दे दिए। शाम के खाने को जब बात आई तब रागिनी ने पूछा, मम्मी जी, क्या पुलाव बना दूँ? तब रागिनी की सास ने कहा, हाँ, सिर्फ विनय और अपनी ननद के लिए बनाना, बाकी और कोई नहीं खाएगा। रागिनी समझ रही थी कि बाकी कोई और नहीं का मतलब रागिनी से था। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, और रात की सब्जी वगैरह बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद सास और ननद डाइनिंग टेबल पर आ गई, जहाँ से रसोई पूरी दिखाई पड़ती थी। तब रागिनी की ननद ने कहा, चावल कितने का लिया मम्मी? तब रागिनी की सास ने कहा, मुझे नहीं पता, इसके पापा लाए थे अभी 2 महीने पहले, तब से रखा ही है, क्योंकि पुराना चावल रखा हुआ था तो अभी तक वो वही बन रहा था। वो तो आज इसने याद दिलाया कि ये चावल लंबा बनता है, खाने में अच्छा है, तो तुम्हारे लिए निकाल लिया। तभी रागिनी की ननद ने रागिनी से पूछा, क्यों रागिनी, कितने का होगा ये चावल, अंदाजा है कुछ? तब रागिनी ने कहा, हाँ दीदी, यही कुछ 50-55 के आसपास का होगा शायद। यही चावल मेरे घर में बनता था, तो मुझे जहाँ तक लगता है इतना ही रेट होगा इसका। तब रागिनी की ननद ने कहा, 55 रुपये किलो का चावल? इतने रुपए का चावल तो हमारे यहाँ के नौकर भी नहीं खाते, कम से कम 75-80 रुपये किलो का चावल मंगाना पड़ता है अपने यहाँ के कर्मचारियों के लिए। मुझे और हम लोगों के लिए 120 रुपये किलो वाला बनता है। 55 रुपये में क्या बासमती चावल मिलता होगा? तंज कसते हुए और कटीली मुस्कान में हंसती हुई रागिनी की ननद बाहर चली गई। रागिनी सब्जी काटते काटते मानो अपने कलेजे को काट रही थी। अभी तक अपमान उस तक सीमित था, परंतु अब उसके माता पिता को भी नीचा दिखाने की कोशिश की जाने लगी थी। वह मन में सोचती कि मेरे पिता ने कितने प्रेम और कितने स्नेह के साथ अनाज को भेजा था, और ये उसकी कीमत उसके रुपयों से आंक रही है।
उनके लिए वो महज कुछ चावल के दाने थे, पर रागिनी के लिए वो तो मायके का गौरव और पिता का सम्मान भी था, पिता का स्नेह था। रागिनी अपने आंसुओं को अपने दिल में दबा कर रह गई। वो कुछ ना बोली। रात के खाने के बाद रागिनी की सास ने कहा, रागिनी, कल सुबह तुम्हारे ससुर जी आ जाएंगे तो सोच रहे हैं कि हम सभी मिलकर बाहर 4-5 दिनों के लिए घूमने को चलें, ठीक है? तो कल तैयारी कर लेना। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी। इतना कहकर रागिनी टेबल से बर्तन उठाने लगी। रागिनी की ननद और सास बाहर हॉल में जाकर बैठ गईं। रागिनी ने बर्तन साफ करे, फिर रसोई साफ की। तब रागिनी की सास ने कहा, जाओ रागिनी, अब तुम कमरे में चली जाओ। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखा तो 11:30 बज रहे थे। तभी रागिनी की ननद ने बोला, मम्मी तुम तो कितनी अच्छी सास हो, अपने आप बोल देती हो बहू को कमरे में जाने के लिए, और हम लोग हैं जब तक मम्मी जी अपने कमरे में ना चली जाएं, अपने कमरे में जा ही नहीं सकते। रागिनी, तुम्हारे किसी जन्म के पुण्य होंगे जो इतनी अच्छी सास मिली है तुम्हें। भाग्यशाली हो तुम बहुत ज़्यादा। इतना अच्छा, इतना बड़ा घर, इतना अच्छा पति और इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं तुम्हें। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।